नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमित राय शो में। और आज हम आपको एक सुपर मॉडल, एक बॉलीवुड का हीरो और कितनी सारी एड फिल्में कर चुका है उनसे मिलाएंगे। करीबन हिंदुस्तान के सभी बिग ब्रांड के साथ में वो काम कर चुके हैं। उनके एक्सपीरियंस को, उनकी लाइफ की जर्नी को आज हम दिखाते हैं। तो चलो मेरे साथ। सौरभ, स्वागत है आपका अमित राय शो में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत। अच्छा सौरभ, हम जानना चाहते हैं आपसे कि आज की डेट में आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, इंडियन इंडस्ट्री के अंदर एज ए सुपर मॉडल हैं और साथ के साथ में आपने काफ़ी सारी फिल्में करी हैं। आप सुपर मॉडल के साथ में एक हीरो हैं, एज ए बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने जाते हैं और इतने सारे प्रोग्राम आपने करे हैं। तो हम आपकी एक जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। यूथ ये समझना चाहता है कि सौरभ एज ए सुपर मॉडल कैसे बना। सर बहुत हार्ड वर्क है सर, बहुत खाना छोड़ना पड़ा है। सीरियसली जब स्टार्ट किया था, लाइक आफ्टर 12th आई थॉट ऑफ बिकमिंग एन एक्टर और मॉडल। उस समय मॉडल सोचा था, बाद में एक्टर बन गया। वो तो डेस्टिनेशन जैसे लेके जाती है। बट व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज लाइक क्वाइट अ फैट गाय। अच्छा। तो वेट रिडक्शन करना, ट्रेनिंग लेना और उसके बाद अपने आप को इतना डेडिकेटेड रखना। बिकॉज मेरे को याद है जब मैंने स्टार्ट किया था तो इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा एज शायद 18 था। तो 18 की एज में आज की डेट में मैं देखता हूँ यूथ जो है बहुत इमेच्योर है। उनको पता नहीं, या तो ओवर मैच्योर हो जाते हैं या इमेच्योर रह जाते हैं। मैं कहूँगा कि एक डेडिकेशन नहीं है। करना है तो करना है। फिर वो डबल माइंडेड जो चलते हैं ना, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा। वो प्लान भी हमेशा रेडी रहता है। मैंने प्लान भी रखा ही नहीं था। अच्छा, पहले से डिसाइड है डिसाइडेड था कि मैं करना मॉडल है, हूँ। बॉडी बनाना है, इस तरह से खड़े होना है स्टेज पे तो खड़े होना है। सो इवन दैट पॉइंट ऑफ टाइम जितने भी सुपर मॉडल्स उस समय हुआ करते थे, जैसे मिलिंद सुमन साहब थे या जो भी ऑलमोस्ट लीडिंग सुपर मॉडल्स थे, तो मैंने अपने जिम में अपनी इनकी 3-4 लोगों की फ़ोटोज़ लगा ली और इनके बॉडी शॉट्स लगा लिए। और मैंने डेडिकेशन ये रखा कि जब तक इनके आसपास भी नहीं आया ना तो मतलब फिर बेकार है। तो वो टारगेट सेट कर लिया था। तो टारगेट पे वर्कआउट किया और धीरे धीरे करके उस जगह तक पहुंच गए। मिस्टर इंडिया अचीव किया था 2006 में। तो वहाँ से एक शुरुआत चालू हो गई थी। नहीं, टफेस्ट है। जैसे पहला आपको शूट मिला तो खुशी का इजहार दुनिया भर का रहा होगा कि भाई पहला शूट मेरे पास आया। तो वहाँ से कैसे? ये बहुत कॉमेडी सीन था। अच्छा। सी, मैं फाइन आर्ट्स कर रहा था, मैं मास कॉम कर रहा, फाइन आर्ट्स कर रहा। और मेरे घर में ये था कि भाई लड़के को मीडिया फील्ड में जाना है, बट एक्टिंग नहीं सोचा था, मॉडलिंग नहीं सोचा था। एंड आई वॉज असिस्टिंग वन ऑफ द फोटोग्राफर ओवर हियर। तो उन्होंने कहा यार शूट है, आ जा। तो मेरे को लगा वो लाइट सेट करने के लिए बुला रहे हैं मेरे को। तो मैं वैसे ही गया, उसी मूड से गया कि लाइट सेट करना है। अब किस्मत की बात है कि वो मॉडल शायद दिल्ली में नजफगढ़ या उस एरिया से कहीं से आ रहे थे। और उनके घर के पास ना उनका फ़ोन आया कि भाई साहब गोटे गोटे पानी भरा हुआ है, तो मैं आ नहीं पाऊँगा। तो फोटोग्राफर परेशान कि भाई ये घुटने तक का पानी भरा हुआ है, वो आ नहीं पाएगा और मेरे को कल के कल शूट रिलीज़ करना है। मैं कहा फिर? कहते हैं एक काम कर, तेरी हाइट अच्छी है, तू कपड़े पहन ले, खड़ा हो जा। तो मैंने कपड़े पहन लिए। मैं भी टाइम पास में मज़े में, चलो अच्छा खड़े हो जाते हैं। खड़ा हुआ, वो पिक्चर्स आई तो अच्छी लगी। मैं कहा हाँ यार पिक्चर्स तो अच्छी आ गई। फिर बाद में जब शूट खत्म हुआ ना तो उसने मेरे को एक चेक दिया। एंड दैट चेक वाज दैट टाइम फॉर 15K। 15K स्टार्टिंग? हाँ। अब मेरे को मिल रहा था 500 पर डे, लाइट सेट करना, बैकड्रॉप सेट करने का। एकदम से मिला 15K। तो मैं घर आया, मैंने डैड को दिखाया। डैड कहते हैं क्या करके आया? मैं कहा डैडी मॉडलिंग करके आया। मॉडलिंग करके आया? तू कहाँ से मॉडल है? मैं कहा नहीं मॉडलिंग करके आया हूँ। तो वो जो चस्का था ना 15K का, वो बड़ा प्यारा था। तो मैंने कहा अब यार अगर एक दिन शूट करने में 3-4 घंटे में इतना मिल रहा है तो रेगुलर करते हैं, डेली का हो जाएगा। हाँ वो डेली का होता नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सोच तो ये थी, कैलकुलेशन ये था। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। स्टार्टिंग आपका पहला? हाँ, फर्स्ट शूट ऐसी था। मतलब वो गोटे गोटे पानी नहीं होता तो नहीं होता। शूट नहीं होता। अच्छा सौरभ, आज आप एक इतने बड़े बड़े ब्रांड के साथ में काम करते हैं। एयरटेल है, वोडाफोन है, हमने आपका SBI, There is बिग no such बाजार। brand जिसका ऐड नहीं किया है। सिर्फ दारू का नहीं किया है
और सेक्सुअल प्रोडक्ट्स का नहीं किया है। आज की डेट में हम जब बिग बाजार का भी देखा है हमने, और भी SBI बैंक में जाते हैं आपके होर्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है सर, बड़ौदा भी किया, दुनिया जहाँ एक्सिस भी किया है तो अभी हीरो का भी आपका दिवाली के का भी है, हुंडई भी है। तो इतने बड़े ब्रांड के साथ में आप काम करते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी चेंज हो गई है पहले में और अब में, कितनी जिम्मेदारी है? सर पहली चीज़, अगर आप किसी भी ब्रांड का फेस बनते हैं तो आपको उस लेवल का क्लास मेंटेन करना पड़ता है। क्लास इन द सेंस कि आपको मतलब कुछ मॉडल्स होते हैं कि सर आप फ्री में काम दे दीजिए मैं कर लूँगा। अगर आप फ्री में काम कर रहे हैं तो फिर आप उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप भी मुझसे कोई काम करा रहे हैं, आप मुझसे फ्री में करा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी उस लेवल की नहीं कि आप मॉडल को पे कर पाएँ। अगर आप हुंडई के साथ काम कर रहे हैं या किसी भी बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो उनका लेवल है कि वो मॉडल को पे कर सकते हैं। तो जो फ्री की कैटेगरी में चले जाते हैं वो फ्री की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो मैं एज अ फ्रेंडली जेस्चर या एज अ कर्टसी भी किसी के साथ काम करता हूँ तो मैं कहता हूँ एक टोकन अमाउंट आप साइड रखिए, चाहे मुझे दीजिए या ना दीजिए, लेकिन एक साइड रखिए। कभी कभी फ्रेंडली टर्म्स में आपको करना पड़ता है, तो उस टर्म पे भी मैं ये रखता हूँ कि आपकी कंपनी का लेवल है। बीइंग योर फ्रेंड आई विल बी ऑलवेज देयर, लेकिन आपकी कंपनी का तो लेवल है। हाँ। और मार्केट में आपका लेवल जा रहा है। अगर आपके पास बजट नहीं है मॉडल को देने का तो आपकी कंपनी नहीं स्टैंड करती, तो आपकी कंपनी हुंडई और हीरो और इस लेवल पे जाती नहीं। और कोई भी फ्रेशर अगर आपके पास आता है तो वो फ्रेशर है। फ्रेशर्स के साथ क्या होता है, आपको उनको सिखाना पड़ता है, या तो डेडिकेटेड हो कि पागलपन हो कि नहीं भाई मेरे को तो बेस्ट बनना है, पागलपन की कमी है, उसको करना ही करना है, बिल्कुल। हाँ। लेना ही लेना है सीरियस। अगर आप मेरे साथ काम करते हैं या मेरे साथ के जितने भी फ्रेंड्स हैं जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उन सब में एक डेडिकेशन है। वो डेडिकेशन आपको दिखेगा जब आप उनके साथ काम करेंगे। आपको एक फील गुड फैक्टर रहेगा कि हाँ मेरा प्रोडक्ट या मेरा शूट अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक आदमी है जो प्रोफेशनल है, जिसको पता है कि क्या करना है। दूसरी जगह पे क्या होता है, आपको आदमी को बताना पड़ता है कि यार कैमरा इधर रखा है, तुम फेस इधर मत करो, फेस इधर रखो ताकि कैमरे पे दिखे। तो सौरभ, हमने बहुत बार देखा है जब भी हम गुजरते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स आपके रोड के किनारे लगे रहते हैं, तो खुशी एकदम बिल्कुल इतना अच्छा रहता है कि सौरभ दिन पे दिन तरक्की कर रहा है, इतने बड़े ब्रांड के साथ में काम कर रहा है। तो जो मॉडलिंग का आपका जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, चीज़ें होती हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि जो नया बंदा है वो बहुत जल्दी इसको ग्रिप अप कर जाता है? क्योंकि नए जो लड़के होते हैं, न्यू कमर्स, वो बहुत जल्दी होप करते हैं और बहुत जल्दी अपने आप को ड्रॉप कर लेते हैं, उनका होप एकदम ड्रॉप हो जाता है। बेसिकली नहीं बना मॉडल। सर बेसिकली क्या होता है, आज का यूथ जो है ना शॉर्टकट पे चल रहा है। आज का आधा काम इस पे चलता है। हम लोगों के टाइम पे क्या था कि हम लोग ने जब स्टार्ट किया था कि जाके पर्सनल मीटिंग करनी पड़ती थी। और शायद लैंडलाइन होता था उस समय। शायद आपसे मैं जब फर्स्ट टाइम मिला था, कब मिला था आपसे, वैसे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए। तो 20 साल पहले तो लैंडलाइन था सर, मोबाइल नहीं था। सर मोबाइल था, हाँ। तो हम लोगों ने ना लंबे प्रोसेस से काम किया, तो हम इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकते थे। आज का यूथ क्या है ना, हेलो सर काम है, अच्छा सर नहीं है, छोड़ यार बेकार लोग ये प्रोसेस है। अभी वो जाएगा पर्सनली, थोड़ा एफर्ट डालेगा, वो सोफे से उठ के बाहर तक नहीं जाना चाहते और वो गिव अप की बात कर रहे हैं। तभी उसको पहले खड़े तो हों, बाहर तो जाएं, किसी से पर्सनली मिल के आके वापस आए, इतना एफर्ट तो डालें। एफर्ट इज जीरो। आज की डेट में जितने एक्टर्स या मॉडल्स में स्पेशली कहूँगा, दे बिलीव इन शॉर्टकट। सर काम है तो मैं आता हूँ, इजी वे सब। काम नहीं है मेरे पास, मैं क्यों काम दूं आपको? क्योंकि जब मेरे पास काम होगा तब आप आओगे। हम लोगों को बार बार जाके फेस याद दिलाना पड़ता था, सर मैं हूँ, सर मैं हूँ, प्लीज़ मेरे को कंसिडर करिए। उनको याद दिलाने का एफर्ट ही नहीं डालना। उनको है कि मैं बहुत बड़ा मॉडल हूँ। क्या होता है, हर लड़का अपने मोहल्ले का शाहरुख खान है, हर लड़का अपने स्कूल का शाहरुख खान है, कॉलेज का शाहरुख खान है। अब वो शाहरुख खान जब बाहर आता है तो वो शाहरुख खान बन के ही आता है कि मैं तो सुपरस्टार हूँ। अब अमित जी के पास काम है तो मैं शाहरुख खान बन के बात कर रहा हूँ, तो अमित जी क्या कहेंगे कि मेरे पास तो 4 और शाहरुख खान खड़े हैं। तो ये सारे मॉडल शाहरुख खान है। 4 में तो मेरे पास तो ऑप्शन है, तू तो अकेला है, मेरे पास तो 4 तेरे जैसे ही और खड़े। लेकिन अब ये लड़का कितना एफर्ट डाल रहा है अपने को आपकी गुड बुक्स में डालने के लिए कि आप इसको काम दें। तो शॉर्टकट हर जगह आ गया है और शॉर्टकट के चक्कर में ही गिव अप हो रहा है।
बॉडी बनाने के लिए लोगों ने सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिए, सप्लीमेंट्स ढूंढ लिए, बहुत सी चीज़ें ढूंढ ली हैं, लेकिन जो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तब शायद हम लोगों ने हार्डकोर वर्कआउट किया था 8-8, 9-9 घंटे का। क्योंकि तो आपका तो देखा है मॉडलिंग के साथ में पोजिंग के बाद बॉडी लाइन, इन सब में परफेक्शन आपका दिखाई देता है। परफेक्शन लाना ज़रूरी है सर ना। 8-8, 9-9 घंटे की ट्रेनिंग की है जस्ट टू गेट द परफेक्ट थिंग, और इसी वजह से शायद तब से लेके आज तक मेरा बॉडी भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन बाकी जितने लड़के आते हैं और जो गिव अप करके जाते हैं, उनका बॉडी फटाक से ट्रांसफॉर्म होता है। रीजन बीइंग कि उन्होंने दवा लेनी बंद कर दी, सप्लीमेंट पे ही है। गिव अप किया तो गिव अप सबसे पहले दवा पे किया, दवा लेनी बंद की, वहीं पे उनका खत्म हो गया। जब तक दवा चल रही है तब तक वो गुड लुकिंग दिख रहे हैं। तो शॉर्टकट्स हैं बेसिकली, हर चीज के शॉर्टकट्स आ गए। सौरभ, जैसे मॉडलिंग का आपका कैरियर इतना अच्छा डे बाय डे ग्रोथ करने के बाद में आपको मॉडलिंग के बाद क्या ऑफर आया कि आप बॉलीवुड में एंटर करें? क्या मैं जब यहाँ से गया, एक्चुअली मेरे हेटर्स बहुत हैं एंड आई लव माई हेटर्स। ट्रस्ट मी, ये नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता। इंडस्ट्री में जितना लोगों ने प्यार दिया उतना लोगों ने कहा कि मज़ा नहीं आया। तो ये जब आता है मज़ा नहीं आया, तो वो बहुत मज़ेदार होता है। जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया तो लोगों ने कहा कि ये प्रिंट शूट तो कर लिया, रैम शो कर लिया, बस कुछ करके दिखाए तो जाने, बस यहीं पे बस था। मैं कहा अच्छा चलो वीडियो एल्बम्स करते हैं। फिर मैंने पंजाबी वीडियो एल्बम्स करीबन 100 के आसपास। प्रिंट शूट के बाद आपका मेन कैरियर जो आपने एस्टेब्लिश किया, वीडियो एल्बम स्टार्ट किए, वो भी 100 के आसपास किए। लोगों ने कहा ये दिल्ली भर में अपना वीडियो एल्बम्स, मॉडलिंग, रैम शो सब कर रहा है, वेरी गुड। बॉम्बे जाके दिखाए तो बात माने, समझ रहे हैं आप? एक हर नया चैलेंज। मैंने कहा चलो बॉम्बे चलते हैं। अब बॉम्बे गए तो समुंदर है सर। यहाँ पे तो क्या है कि 10 मॉडल है, वहाँ पे 50 हैं। तो दैट वाज अ ह्यूज डिफरेंस। बट वही ऑलवेज लाइक माय फेवरेट पीपल, टीवी में आके दिखाए तो माने। दैट वाज अ गुड चैलेंज फॉर मी। टीवी में आके दिखाए तो माने। एंड आई गॉट खतरों के खिलाड़ी। डायरेक्टली चेंज एकदम। मैंने कहा लो हो गया भाई, अब बताओ नेक्स्ट क्या है। तो मैं ऑडियंस पे और जो हेटर्स हैं उन पे ही छोड़ देता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, आप बता दो मैं कर देता हूँ। तो सौरभ एकदम एंटर कर रहा है खतरों के खिलाड़ी में। जब आप पहले दिन एक बड़े ब्रांड, एक बड़ी चीज़ों के साथ में, एक सेटअप लाइन के साथ में आप जा रहे हैं, खतरों के खिलाड़ी के सेट पे एंटर कर रहे हैं, सौरभ वो दिन और वो फीलिंग क्या है? सर दैट वाज लाइक बहुत ही नर्वस था। पहली चीज़, अक्षय सर के साथ फर्स्ट टाइम एक स्क्रीन शेयर करने वाला था। मैं तो खतरों के खिलाड़ी को रियलिटी शो मानता ही नहीं हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करने वाला था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। मैं खतरों के खिलाड़ी वहीं जीत गया था। सही आगे की जर्नी बेकार थी। मेरा तो फर्स्ट डे जब हुआ, मुलाकात हुई और हाँ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। सर मैं अपने आप को शाहरुख खान समझ लूँ, उससे मैं शाहरुख खान बन नहीं जाऊँगा। ट्रस्ट मी, जब मैंने अक्षय सर के साथ काम किया, मैंने बहुत कुछ देखा। मेरी आदत है मैं स्टडी करता हूँ, तो मैंने उनका बॉडी लैंग्वेज स्टडी किया, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, किस तरीके से उनका मूवमेंट हो रहा है, वो स्टडी किया। ऐसे ही मैंने शाहरुख खान साहब के साथ काम किया एयरटेल में। किस्मत है मेरी कि टच वुड मेरे को चांस मिला कि मैंने किया। तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो उनके साथ काम करने के बाद तो एक हफ्ता मैंने अपने आप को घर में ही लॉक कर दिया था। क्योंकि जब मैंने काम किया ना, तो मैंने फील किया कि लाइक दिस गाय गॉट सम मैजिक इन इट। वो जब ऑन स्क्रीन जाते हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मतलब वो जो यहाँ दिख रहे हैं वो यहाँ दिख ही नहीं रहे ऑन स्क्रीन। और मतलब वो उनका एक्सप्रेशन है या उनका स्टडी है। अब यही मैंने कहा ना, जो यूथ आज का आ रहा है वो स्टडी करना ही नहीं चाहता। अगर उनके सामने आप शाहरुख खान साहब को भी खड़ा करेंगे, वो वहाँ पे कंपटीशन चालू हो जाएगा कि आई एम मोर गुड लुकिंग देन हिम। गुड लुकिंग नहीं कंसिडर करता इंडस्ट्री। उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो फेस वैल्यू और है, जिस तरीके से वो लोग गेम खेलते हैं ऑन कैमरा, कि वो मॉनिटर पे जो आउटपुट आता है, वो मॉनिटर पे आउटपुट कोई भी नहीं ला सकता। वो एक्सपीरियंस है, इसीलिए आप उनको पैसा दे रहे हो। और यही चीज एक हीरो के लिए एक फ्रेशर नहीं समझता। वो अपने आप पे वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं, वो हमेशा शॉर्टकट सोचते हैं। वो सोचते हैं हम कैमरे के आगे आ गए, बस हम हीरो बन गए। कैमरा के आगे आके कोई हीरो नहीं बनता सर। कैमरे के आगे आके तो राजपाल साहब भी हीरो बन जाते सर। बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, वो भी हीरो बन जाते हैं। पर शाहरुख खान साहब क्यों हैं? मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा एज है उनकी, इनफैक्ट आपसे भी ज़्यादा होगी, है ना? लेकिन स्टिल ही इज़ फार मोर गुड लुकिंग एंड बेटर लुकिंग देन यू। बिल्कुल। वाई?
वो तो आपसे पूछेंगे, आप बॉलीवुड के। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप गुड लुकिंग हो जाते हैं। उनके पास नहीं था जब वो गुड लुकिंग थे। वो बाद में पैसा आया, लेकिन उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया और हर डे कुछ सीखा। मैंने सर के साथ काम किया तो शॉट हुआ, शॉट के बाद डायरेक्टर साहब ने कहा ओके, ही गॉट अ वेरी गुड दिस थिंग, स्टडी करते हैं वो, जैसे ही शॉट होता है ना वो चारों तरफ देखना शुरू करते हैं, और किसी के फेस पे भी अगर एक्सप्रेशन है कि मज़ा नहीं आया, ये नई बात है, मतलब किसी के फेस पे भी एक एक्सप्रेशन आया मज़ा नहीं आया, वो फौरन कहते हैं यार एक और ले लें। वो उसके लिए नहीं कर रहे, वो इसलिए क्योंकि जब सेट पे शाहरुख खान साहब बैठे हैं हाँ, और वो शॉट दे रहे हैं तो हर किसी को मज़ा आना चाहिए। क्या बात है, गहरी बात है सौरभ, ये बहुत गहरी बात है। और अगर किसी को भी मज़ा नहीं आया तो इसका मतलब उनका ऑरा कम हुआ। एंड फाइट इज टफ, एवरी डे न्यू गाय इज कमिंग इन, न्यू चैलेंज इज कमिंग इन, एंड ही स्टिल हैज़ टू कम्पीट। बीइंग अ शाहरुख खान, ही स्टिल हैज़ टू कम्पीट। तो अब फ्रेशर्स तो कंपटीशन शुरू होने से पहले अपने आप को हीरो बना देते हैं। सो बैक टू खतरों के खिलाड़ी। तो जैसे ही खतरों का खिलाड़ी जो आपका कंप्लीट हुआ, पब्लिसिटी मिली, तो उसके बाद फिर आगे की जर्नी क्या आपने रनिंग रखी? आगे की जर्नी वही हेटर्स सर, ये हेटर्स ने मेरी जर्नी बनाई है। मैंने कुछ भी नहीं डिसाइड किया। जब किसी हेटर ने आके कहा ये नहीं हो सकता, तो अपने आप ऊपर वाले ने कहा बेटा ये नहीं हुआ, ये करो, याद दिला दिया उसने। वो ऊपर वाला भूल जा रहा था शायद कि ये डेस्टिनेशन में ये भी था। सो रियलिटी शो था खतरों के खिलाड़ी। थैंकफुली आई गॉट अ चांस कि मैं वहाँ था, कलर्स का शो कर रहा था। पूरा मिल गया उससे आपको ना, पूरा फेम मिल गया और रिस्पेक्ट भी मिली। फेम इज नॉट एन इशू सर, बेसिकली क्या एक्सपोजर मिला है आपको। एक ऑन स्क्रीन आप अक्षय सर के साथ हैं, आप सीख रहे हैं बहुत कुछ, और स्टंट बेस है, और आपको अगर एक्टिंग फील्ड में आना है तो आपको अपने स्टंट खुद करना है। हर चीज़ का एक चीज़ है, आप उसको अलग तरीके से भी देख सकते हैं, मैं अलग तरीके से देख रहा था, मेरा एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा था। रियलिटी शो है ठीक है, आई एम फिट, आई एम एनर्जेटिक, तो मेरे को वो एनर्जी अपनी यूटिलाइज करने की एक जगह मिली, और रियलिटी शो का रियलिटी शो होता रहा। अब वहाँ से निकला तो वही हेटर्स प्यारे प्यारे मेरे, उन्होंने कहा एक्टिंग करके दिखाए तो माने। अब एक्टिंग पे बात आ गई सर। तो फिर अपन बैरी जॉन्स पहले ही कर चुके थे, थिएटर का बैकग्राउंड रखते थे, जो किसी को शायद आइडिया नहीं था, लेकिन मेरा ये है कि जब भी कोई चीज़ करने जाता हूँ तो उसकी थ्योरी पहले स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। ये एक मेरा शुरू से रहा है कि मैं होमवर्क अपना स्ट्रॉन्ग करके जाता हूँ। अगर मेरे को मॉडल बनना था तो मैं असिस्टेंट फोटोग्राफर था, जो किसी को नहीं पता था, लेकिन अभी इस इंटरव्यू में बात खुली है कि मैं असिस्टेंट फोटोग्राफर की तरह स्टार्ट किया था। रीज़न बीइंग कि पीछे जब कैमरा लगा होता है, जैसे अभी पीछे सर कैमरे के पीछे हैं, तो वो भी कहते हैं साला कैमरा फ्रेम बेकार दिया, वो वहाँ रहता है, वो यहाँ तक नहीं आता। हाँ, तो वो यहाँ तक नहीं आता, मॉडल के सामने गुड फ्रेम, गुड फ्रेम, वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर लुकिंग वेरी गुड, लेकिन वो वहाँ अंदर चल रहा है कि यार फ्रेम बिगाड़ रहा है ये आदमी। अब वो फ्रेम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे रह के वो चीज़ देख चुका हूँ कि कैसे मॉडल बिगाड़ते हैं। तो जब मैं सामने खड़ा हुआ तो मुझे पता था सर खराब हो रहा है, शायद चेंज कर लो। वो एक्सपीरियंस तो वो एक्सपीरियंस वहाँ मॉडलिंग में आया, यूज होता रहा आपकी लाइफ में। सिमिलरली जब मैं खतरों के खिलाड़ी में गया तो सर एंकरिंग कैसे कर रहे हैं, सर होस्टिंग कैसे कर रहे हैं, सेकेंडली हम लोग स्टंट कर रहे हैं, एक्शन है, विदाउट हार्नेस, विदाउट केबल वायर हो रहे हैं। अभी आप मूवी में जाते हैं, सेट पे जाते हैं, तो बहुत से एक्टर्स अवॉइड करते हैं स्टंट करना कि इंजरी हो जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ एक जो डर था वो निकल गया वहाँ पे। थिएटर कर ही रखा था, तो जब हेटर्स ने ला के एक चैलेंज सामने रखा कि एक्टिंग, तो फिर हमने एक्टिंग की। फिर महाभारत आया, महाभारत के बाद अमिता का अमित आया, तो 2 टीवी शोज़ किए और ठीक ठाक तरीके से अपनी फेम, अपना एक्सपोजर यूज़ किया। और मतलब मेरे लिए तो वो लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब आप टीवी सीरियल करने जाते हैं तो वो 9 to 9 की शिफ्ट चलती है, इट्स लाइक अ गवर्नमेंट जॉब। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग। हाँ, आप जाइए, आप बैठ जाइए, अब आपकी स्क्रिप्ट आएगी, अब आप प्रिपेयर करिए, फिर बोला जाएगा कि सुबह 9 बजे शॉट लगना है, फिर वो लगता है शाम के 8 बजे। हाँ। लेकिन उसमें जो आप डेली जो टीवी शो करते हैं, इसमें आपको सीखने का बहुत मिलता है। बहुत मिलता है सर। मुझे सुनने में ऐसा आया है कि सौरभ, क्या स्क्रिप्ट ऑन मॉर्निंग मिलती है? मॉर्निंग क्या, कभी कभी तो सीन से पहले मिलती है। मैं आपको एक फ़नी सीन बताता हूँ। मैं ये राधा कृष्ण करके एक सीरियल आता है, शायद राधा कृष्ण ही नाम है ना, काफ़ी राधा कृष्ण का है। हाँ, काफ़ी फेमस है कृष्ण का सीरियल। तो वो मैं कर रहा था, राधा कृष्ण कर रहा था। तो उसमें मैं पहुंचा और मैंने कहा सर मेरा क्या है,
तो उन्होंने लाके मेरे को स्क्रिप्ट दी। मैं कहा वेरी गुड। कह रहे सर ये 1 पेज है, यही आज आपका है। कहा ठीक है चलो, 1 पेज मैंने प्रिपेयर किया, वो सीन लगा, मैंने शूट किया। अब मैंने आया, मेकअप वेकअप उतारा, कॉस्ट्यूम उतारी, मैं आराम से जीन्स में और टी-शर्ट में बैठा हुआ हूँ। तब तक ईपी आया, कहता है सर क्या कर रहे हो? मैं कहा बैठा हूँ, खाना लाओ। कहता है सर खाना नहीं, आपका तो शॉट रेडी है। मैं कहा कौन सा शॉट? ये स्क्रिप्ट है, इसमें 1 पेज है, कौन सा शॉट? कह रहे आपको आधी स्क्रिप्ट मिली। अच्छा, ट्रस्ट मी, 15 मिनट के बाद मेरे पास ना 3 पेज की स्क्रिप्ट थी, और वो भी प्रॉपर शुद्ध हिंदी में, और 3 पेज मेरे सामने लाके रख दिए। मैं कहा तुम लोग पागल हो गए, 3 पेज अभी, मतलब 15 मिनट में अभी कॉस्ट्यूम पहनना, रेडी होना, सब कुछ वापस करना है, क्योंकि मैं तो अपना चेंज करके रिलैक्स होकर बैठ गया हूँ। मैंने पूछा 10 लोगों से कि भाई शॉट है? नहीं है सर, नहीं, आप फ्री सर, आप जाओ। मेरे को तो घर ही भेज रहे थे। वो तो मैं चेंज करके बाहर आया और ईपी आया, सर क्या कर रहे हो आप? ये स्क्रिप्ट वो 3 पेज आए, मैंने पढ़े, मैं कहा ये नहीं होगा। मैं दिमाग में कह रहा हूँ ये नहीं होगा, और मैं सेट पे पहुंच गया हूँ कॉस्ट्यूम पहन के, मतलब पूरा पहन के रेडी होके मेकअप करवा के। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है, अब वो सीन जो है एक्स्ट्रास के साथ, मतलब पूरा गांव खड़ा है और मैं गांव को स्पीच दे रहा हूँ। वो स्पीच है, मतलब एक तो पोपट होना है, ऊपर से बुरा वाला होना है। क्योंकि अगर कैमरामैन के साथ पोपट हो रहा हो तो चलता है, भाई संभाल लेना यार, चलता है। लेकिन क्राउड है 50 का क्राउड है और स्पीच देनी है। ये डायरेक्टर के पास गया, सर सुनो, 15 मिनट पहले ये 3 पेज आए, कैसे करूं? कहते अब ये बहुत टेक्निकल है ऑडियंस के लिए, कि उनको नहीं पता होगा कभी कभी कैसे होता है। ये मैंने बचाया है एक बार अपने आप को, इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे मैंने किया नहीं है जनरली हर बार। ये एक सिचुएशन हो जाती है कभी कभी, बहुत लोगों की लाइफ में आती है। तो डायरेक्टर कहता है एक काम कर, 2-2 लाइन करके करते हैं। ओह, सपोर्टिंग। नहीं, बिकॉज आई वॉज परफॉर्मिंग, पूरे शो में मैंने परफॉर्म किया है। एक दिन मैं फंस गया हूँ, ट्रैप हो गया हूँ ऐसे सिचुएशन में, तो लाइक वो एक होती है हिंदी, एक होती है शुद्ध हिंदी। वो था शुद्ध हिंदी में। तो फिर आपने वो पूरी की पूरी इतनी बड़ी स्क्रिप्ट वो 2-2 लाइन करके किया है, जिसमें डायरेक्टर ने आपको पूरी, डायरेक्टर ने सपोर्ट किया। उसमें क्या होता है, जैसे ये अब मैंने वही कहा ना, फ्रेशर के साथ काम करना और एक्सपीरियंस के साथ काम करने में डिफरेंस है। फ्रेशर को नॉलेज ही नहीं है, वो 2 पेज रट्टा, वो 3 पेज रट्टा मार रहे होते हैं। एक्सपीरियंस को पता है कि आपका कटिंग पॉइंट होता है। मैं 2 लाइन बोलूँगा, अगली 2 लाइन पे ऑडियंस का रिएक्शन भी आ सकता है, फिर अगली 2 लाइन पे मेरा फेस आ सकता है। यू हैव द कटिंग पॉइंट। जो जनरली जो फ्रेशर्स आप लेके आते हैं, या जो भी हैं जो अपने आप में बहुत बड़े बने हुए हैं, उनको ये सब नहीं पता है कि कहाँ पे कटिंग पॉइंट है, या कहाँ पे कैसे है, किस तरीके से फ्लो बनेगा। तो ये एक्सपीरियंस से आता है, ये एक्सपीरियंस से हमारे पास आ चुका था, और थोड़ा बहुत डायरेक्टर ने सपोर्ट किया। वरना कभी कभी कुछ डायरेक्टर काफ़ी रिग्रेट होते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं तो पूरा लूँगा एक बार में। लेकिन जहाँ पे एक फ्रेंडली टर्म, आप और मैं जैसे काम कर रहे हैं, एक फ्रेंडली टर्म बन गया, तो यू आर लाइक कि चल सौरभ कर देते हैं, 2 लाइन करके कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ वी बिल्ट अप थिंग्स। लेकिन ये है कि सीखने को मिला। वहाँ पे भी एक नई चीज़ सीखने को मिली कि अगर 3 पेज की स्क्रिप्ट हो, प्लीज़ कोई ऐसे करने मत जाना, लेकिन बचा ऐसे जाता है अगर सिचुएशन ऐसी हो तो। श्योर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपके टीवी सीरियल में आपका एक्टिंग का दौर हो गया, मॉडलिंग आपकी अच्छी सी चली रही थी, तो आपको फर्स्ट फिल्म का ब्रेक कैसे मिला? या आपने माइंड में बना रखा था कि नहीं मुझे इसके बाद फिल्म की ओर जाना है? क्योंकि एक आसान रास्ता नहीं होता कि हमको बहुत जल्दी से फिल्म मिल जाए। से आप टीवी सीरियल कर रहे हो या फिल्म में एज ए हीरो, कैसे आपकी एंट्री हुई? सर ये भी मज़ेदार सीन है सर। मेरी लाइफ में ना सारे मज़ेदार हैं, मतलब हेटर्स ही सब लेके आए। अब यहाँ पे भी हो गया, टीवी सीरियल कर लिया, अब क्या करेगा? अब तो ये फिक्स हो गया 9 to 9 की शिफ्ट, और मैं भी सफोकेट हो गया था वो 9 से 9 की शिफ्ट में। कि मतलब सुबह सुबह तैयार होकर घर पहुँचो, और कभी कभी तो 3-3 दिन सेट पे ही हैं, वही खाना पीना। हाँ, तो मतलब वो आर्ट, वो क्रिएटिविटी जो हम पढ़ के आ रहे थे, बिकॉज मेरा फाइन आर्ट्स का बैकग्राउंड है, उसके बाद मास कॉम है, कॉलेज में हम लोगों ने इतना कुछ सीखा, थिएटर किया, तो एज एन एक्टर एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। ऐसे बाउंड हो गया था कि बस ये है, सिर्फ रट्टा मार के डायलॉग हो रहे थे। बीइंग अ परफॉर्मर, मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ एज एन एक्टर। तो मेरे से किसी ने कहा फिल्म्स कर, ज़्यादा बेटर है।
कम से कम एक्सप्लोर कर पाएगा अपने आप को एज एन एक्टर। मैं कहा ठीक है, कर तो लेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? हेटर्स ने कहा कि नहीं कर सकते। अब ऑप्शन ढूंढे जा रहे थे, तो एक कहानी का कॉन्सेप्ट लिखा, फिर एक मीटिंग हुई, उनको कहानी बहुत पसंद आई। ओके। ये कुछ है मेरे साथ कि कहानियाँ मैं लिखता रहता हूँ, कभी कभी रात को राइटिंग मैं करता रहता हूँ, तो वो कहानी उनको बहुत पसंद आई। तो उन्होंने कहा इस कहानी पे वर्कआउट करते हैं सौरभ, और करते हैं। तो मैंने कहा मेरे को लिखना नहीं आता सर, उस समय नहीं आता था बिल्कुल, अब तो सीख लिया। उस समय सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाना आता था, बिकॉज एड फिल्म वालों के साथ भी काफ़ी जॉब किया है मैंने। तो एड फिल्म के जो छोटे छोटे 1 मिनट 2 मिनट के एड्स बनते हैं वो, हाँ, तो वो लिखते लिखते मेरे को एक्सपीरियंस हो गया था लिखने का, कंटेंट लिखने का स्पेशली। तो पहली मूवी बनी। तो फिल्म मूवी बनी, लेकिन मूवी मिली कैसे? मूवी डायरेक्टर साहब को कहानी पसंद आई थी, हीरो पसंद नहीं आया था। अच्छा, आपकी कहानी पसंद आई थी। कहानी पसंद आने के बाद उन्होंने पूछा कि आप लिखते हैं कि कुछ और भी करते हैं? मैंने कहा वाह सर, ये सवाल तो अच्छा था, आपने टीवी नहीं देखा क्योंकि उस समय खतरों के खिलाड़ी। तो कहते अच्छा आप खतरों के खिलाड़ी में थे? क्योंकि तब तक आपका टीवी सीरियल हो चुका था, मॉडलिंग में आपका नाम हो चुका था। सर सीन ये है कि मैं रियलिटी में ऐसा दिखता नहीं ना जो टीवी पे दिखता हूँ। प्रॉब्लम ये है, अब टीवी में किसी ने मेरे को झूले से लटके हुए देखा है या वो हेलीकॉप्टर से लटके हुए देखा है। अब रियलिटी में उनके ऑफिस में मैं यस सर करके बैठा हुआ हूँ, तो उनको रियलाइज नहीं होता कि ये आदमी वहाँ पे लटका हुआ था। अच्छा, तो आपको बताना पड़ेगा कि यार तो मुझे बताना पड़ता है कि अरे सर मैं मतलब मुझे आज भी बताना पड़ता है कि मैं खतरों के खिलाड़ी में था। अच्छा, हाँ ठीक। इसलिए क्योंकि सी आपने खतरों के खिलाड़ी अभी देखा होगा, आपको पता है कौन विनर है? अभी दैट इज द थिंग, लोग देख रहे हैं, सब पता है उनको, बाय फेस जानते हैं। हाँ, पर बाय नेम नहीं जानते, बाय फेस जानते हैं। उसके बाद अगर वो आदमी, वहां वाला आदमी यहाँ आ जाएगा तो आप पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे वो आएगा शर्ट पैंट पहन के अच्छी तरह से बाल वाल सेट करके, वहां बेचारे की हालत खराब होती है, रफ एंड टफ है। वहां वो हेलीकॉप्टर के नीचे झूल रहा है। अब वो आदमी आपके ऑफिस में अगर बैठा होगा तो आपको 1-2 मिनट को आप रिलेट नहीं कर पाओगे, पर्सनैलिटी अलग है ना। सो दिस हैपेंड विद मी ऑल्सो, तो उनको मेरे को बताना पड़ा। तो उन्होंने कहा अब आपके सामने वो लड़का ही है। हाँ, तो ही इज लाइक अरे सर आपका प्रोफाइल तो बहुत स्ट्रांग है। मैं कहा थैंक यू सर। क्या तो आप ही हीरो बन जाओ? उनका ये था आप ही हीरो बन जाओ। मैं कहा हाँ सर, मैं वही सोच रहा था। सो दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट मूवी। और काफी मजेदार जर्नी थी वहां से। एक प्रोसेस क्या उस फिल्म का नाम क्या था और हीरोइन कौन थी? लव फिर कभी आपकी पहली मूवी थी। जी और इसमें हीरोइन आपके साथ में अर्जिता रॉय थी। और इसमें गाने किस तरह के रहे, कितने सुपरहिट गाने रहे इसके? गाने सारे ही अच्छे थे सर, काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स ने गाए भी थे। अमन त्रिखा साहब ने एक गाना गाया था, अल्तमिश साहब ने एक गाना गाया था, देन यासिर साहब ने एक गाना गाया था। ओके। तो सारे ही अच्छे सिंगर्स ने गाने गाए थे उसके। और लीड एक्ट्रेस जो थी वो भी अपने आप में एक सुपर मॉडल थी उस टाइम पे। तो एक अच्छा ब्रेक थ्रू था, एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, और मेरे को अपने आप को और ग्रूम करने का एक। अब सौरभ से हम ये जानना चाहते हैं, जब पहले दिन उसने मॉडलिंग करी और मॉडलिंग के रास्ते पे गया, वो फील, उसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल जैसे उनको मिला उसका फील, और जब आज बॉलीवुड में फिल्म मिली है और वो सेट पे जा रहा है, क्या अंतर नज़र आ रहा था तीनों चीज़ों में? सर बहुत डिफरेंस हो गया। जब फर्स्ट टाइम मेरे को मॉडलिंग असाइनमेंट मिला था तो इट वाज फुल ऑफ एक्साइटमेंट कि यार मॉडलिंग असाइनमेंट, अब तो नेक्स्ट लेवल। जब टीवी सीरियल मिला, आई एम लाइक कि खतरों के खिलाड़ी शो है यार, अब तो नेक्स्ट लेवल। जब पहली मूवी मिली, बस अब तो फिल्म फेयर घर पे नहीं आता है सर। नहीं आता है। उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते। अब मैं पापड़ बेल रहा हूँ। ओके। अब मैं कहानियाँ, जैसे फर्स्ट कहानी थी मैंने बताया, मैं नहीं लिखी थी, अच्छी कहानी थी, लेकिन नाउ यू अंडरस्टैंड कि और क्या क्या माइन्यूट डिटेल्स, जो माइन्यूट डिटेल्स निगलेक्ट कर दिए जाते हैं, उन पे वर्कआउट कर रहा हूँ। सो थैंकफुली अब इस साल मेरी 4 से 5 मूवीज़ रिलीज़ होनी है एक साथ। ओके। दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड द पीपल रिलेटेड टू मी ऑल्सो। एंड वो 5 फिल्म अलग अलग हैं। तो जैसे आपकी पहली फिल्म, पहली दूसरी, जो पहली फिल्म कंप्लीट हुई है, जब वो रिलीज़ हुई है, उसके बाद दूसरी तीसरी फिल्में कौन कौन सी आपकी रही हैं? तो पहली फिल्म थी लव फिर कभी, दूसरी फिल्म थी माय फ्रेंड्स डुलिनिया, बीच में मैंने एक ब्लैक मनी की थी जो आर्ट फिल्म थी, वो फेस्टिवल्स में गई, अवार्ड लेके आई।
ये 3 फिल्म थी। उसके बाद फिर 3 फिल्म अभी मैंने अपने बैनर से, नाउ आई स्टार्टेड माय ओन बैनर, क्योंकि पहली 3 फिल्मों में मैंने सीखा कि क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि आप सीखते हर जगह हो सर, मैंने आपको यही बताया, मेरी जर्नी का यही प्रोसेस है कि मैं सीख हर जगह रहा हूँ। जो फ्रेशर्स आज की डेट में compete करने आते हैं उनमें यही बस लैक हो जाता है कि वो सीखना नहीं चाहते। तो अब तो आप कम्प्लीटली हीरो हैं, लेकिन जो नए बच्चे आउटर सिटी से बॉम्बे आते हैं तो वो समझते हैं कि बहुत इजीली फिल्म मिल जाती है। क्या वो बॉम्बे वाले बहुत आसान इंडस्ट्री है या टफ है एज ए हीरो के लिए? बहुत मुश्किल है, बहुत सारे चैलेंज है। बिल्कुल टफ है, मैं कहूँगा आना भी मत। मैं तो सच बोल रहा हूँ, आना भी मत, बहुत टफ है आउटसाइडर के लिए। नहीं, क्योंकि घर बैठो, खाना खाओ आराम से। लेकिन कॉलेज नहीं सर, हीरो बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, क्या कर रहे हैं? मैं ये चीज़ मेरे को बड़ी ख़राब लगती है, लोग डॉक्टरी के लिए 4 से 5 साल दे देते हैं और वो उसके बाद भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, फिर भी लगे रहते हैं, बुढ़ापे तक क्लियर कर रहे होते हैं। हमें बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हम एग्ज़ाम देते रहेंगे, बुढ़ापे तक देते रहते हैं, बालों के साथ जाते हैं, फिर विदाउट बाल भी जा रहे होते हैं एग्ज़ाम देने। इंजीनियरिंग के लिए भी सेम चल रहा होता है, लॉ के लिए भी सेम चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही इस फील्ड में आते हैं कल के कल हो जाएगा। क्यों? हाँ, तो मीडियम ही क्यों, कि हीरो ही क्यों एकदम बन जाए? नहीं, क्यों? आपको डॉक्टरी के लिए अपने 5 से 6 साल देने हैं, कॉलेज की फीस का पैसा भी देना है, हॉस्टल का पैसा भी देना है, 500 चीज़ें और भी करनी है आपको, तब आप गिव अप नहीं कर रहे हो। तो मैं ये कह रहा कि जो अब नए लड़के आ रहे हैं उनको कायदे में आना ही नहीं चाहिए, वो जो गांव से आ रहे हैं या शहर से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं। क्योंकि मैं बॉम्बे गया तो मेरे से लोग आज भी कहते हैं कि तुम अपने गांव जा रहे हो। मैं दिल्ली रहता हूँ, इंडिया का कैपिटल है, लेकिन बॉम्बे के लिए मैं गांव में जाता हूँ। गांव जा रहे हो? मैं वो यही कहते हैं, गांव जा रहे हो? मैंने कहा हाँ, दिल्ली गांव जा रहा हूँ। सो ये एक एक्सपीरियंस है, मैं अपने गाँव से गया हूँ। मैं कहता हूँ चलो मेरा दिल्ली मेरा गाँव है, मैं गाँव से बॉम्बे गया हूँ करने के लिए। लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं वो नहीं आए, पेशेंस नहीं है सर। आप डॉक्टरी में टाइम दोगे, आप इंजीनियरिंग में टाइम दोगे, आप लॉ में टाइम दोगे, आप बाकी भी किसी भी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए जाओगे, वहाँ पे टाइम दोगे, क्योंकि वो प्रोफेशन है। इंडिया में उसको एज अ प्रोफेशन कंसिडर करते हैं। एक्टिंग एज अ प्रोफेशन कंसिडर नहीं किया जा रहा है, शायद फैमिलीज़ के थ्रू। तो बच्चों पे एक अलग बाउंडेशन है। फादर सबसे पहले कहता है 1 साल दे रहा हूँ, जो करना है कर ले। 1 साल में फादर क्या कर पाए थे? मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 साल में फादर क्या कर पाए थे? बिल्कुल। जो अपने लड़के को उन्होंने 1 साल दिया है। आप उसको डॉक्टर बनाओगे, 5 साल से लेके 6 साल या 7 साल भी लग जाते हैं कुछ लोगों को, मेरे को आइडिया नहीं है सर, 7 साल लगते हैं कि नहीं डॉक्टर? लग जाते हैं। पहले वो MBBS करेगा, उसके बाद MD करेगा, उसके बाद बाकी अपनी प्रैक्टिस में मतलब 8 साल पकड़ आराम से लग जाते हैं। 8 साल तो डॉक्टर बनने में भी लग रहे हैं सर। तो एक्टर बनने में 1 साल क्यों? एक्टर इतना आसान है क्या? इतना टेक्निकल है सर। फोटो कैसे खींचनी है, सबको लगता है बहुत आसान है। आजकल तो ये वाला फैशन आ गया ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये वाला फैशन। लेकिन ये फोटो नहीं है सर, ये जो इस पे खेल होता है ना, ये फोटो नहीं है सर। जब कैंपेन होता है वो इससे क्लिक नहीं होता। ये जितने ये वाले आते हैं ना सेल्फी वाले, वो सिर्फ यहीं तक हैं। वो कैंपेन में जाते हैं वो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। आज तक जितने भी लोगों ने यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स और ये इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स को अपने कैंपेन में यूज़ किया, वो सारे कैंपेन फ्लॉप क्यों हुए? बिकॉज जनरली मीडिया वाले सोचने लगे आज की डेट में कि इन्फ्लुएंसर्स को ले लेंगे, इनके पास फॉलोअर्स से हिट हो जाएगा। फॉलोअर्स नहीं है बॉस, फॉलोअर्स नहीं है। जो प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल है, उसको पता है एड कैंपेन कैसे होगा। इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन्होंने लर्न करके या कोर्स के अनुसार वो चीज़ सीखी है और फेस वैल्यू। ये चीज़ें हैं जो आज की यूथ जो है बहुत शॉर्टकट, हर चीज़ का मैंने बताया ना, शॉर्टकट में बिलीव कर रहे हैं। मैं आज तक इन्फ्लुएंसर नहीं बना, ना मुझे बनना है, क्योंकि मैं मूवी बनाता हूँ। मैं 1 मिनट की रील बनाने में बिलीव नहीं करता, मैं 2 घंटे की मूवी बनाने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि वो 2 घंटे की मूवी पूरी इंडिया देख रही है। 1 मिनट की रील एक आदमी रात को सोते टाइम देख रहा है। मुझे सोते टाइम किसी को एंटरटेन नहीं करना है, उसके लिए मेरी पिक्चर के गाने वो सुन के एंटरटेन हो जाएगा। तो सौरभ, जैसे सेट पे आप पहुंचते हो या नए जो हीरो होते हैं वो पहुंचते हैं, सारा क्राउड उनको देख रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, डबिंग जैसे शूटिंग कंप्लीट हुई, तो उसके बाद शूटिंग के बाद क्या जो डबिंग वाला पार्ट आता है नए हीरो के लिए, वो भी एक चैलेंजिंग रहता है या आसान रहता है? सर पहली चीज़ तो एक्टिंग अपने आप में टफ है।
आपने एक्टिंग का बैरिकेड पार कर लिया ना, उसका दूसरा आता है जब आप डबिंग स्टूडियो जाते हो। डबिंग स्टूडियो में आपको सेम सीन को फील करना पड़ता है और सेम तरीके से परफॉर्म करना पड़ता है, और इस बार आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है और आवाज़ ही सिर्फ रिकॉर्ड हो रही है, तो इस बार सिर्फ आवाज़ से एक्टिंग चल रही है। वो फील देना जो फील से बेटर है कि फील से ज़्यादा है कि आपकी आवाज़ एक्टिंग कर रही है। तो अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ कैसे हैं, ठीक है सर, वहाँ पे मेरे को यही चीज़ ऐसे ही होगा, लेकिन अब आवाज़ होगी कैसे हैं। डिफरेंस देखा आपने? एक है कैसे हैं, एक कैसे हैं। आवाज़ का डिफरेंस है बस, वो डबिंग में खेल होता है। ये तो मैंने यहाँ करके दिखाया, ये ऐसा नहीं होता, लेकिन वो डबिंग में ये आवाज़ को एग्जैजुरेट करना, कोई चीज़ है जो सिंपल हो सकती है उसको सिंपल रखना। आपने क्या पता एक्टिंग करते टाइम बहुत इन्हांस कर दिया हो तो उसको सटल किया जाता है। आपके लिपसिंग, आपकी फेस एक्सप्रेशन, सबका मैंने सबको मैनेज किया जाता है। और बेसिकली कभी कभी तो वही ना, आर्टिस्ट कभी कभी कुछ इनकम्प्लीट रह जाते हैं, और काफ़ी बड़े एक्टर्स भी हैं, आई डोंट लाइक टू टेक द नेम्स, बट उनके दिल में आज तक शायद ये ग्रजेस हैं, या लोग भी जानते हैं कि उनके दिल में ग्रजेस है कि वो अपनी आवाज़ खुद नहीं दे पाए। ओह, तो डबिंग भी हमारे लिए एक बड़ा, एक हीरो के लिए कर ही नहीं पाए, वो कर नहीं पाए, वो एक्टिंग कर गए, नाम हो गया, एक्टिंग कर गए, फेस उनका था, लेकिन डबिंग के टाइम पे वो नहीं कर पाए। तो डबिंग के लिए हमेशा डबिंग आर्टिस्ट बुलाए गए, लेकिन दैट इज़ लाइक अ ग्रज। आप इनकम्प्लीट एक्टर हो, आपके दिल में हमेशा रह जाता है मैं इनकम्प्लीट रह गया। तो आपकी जो फिल्में रही हैं उसमें आपका डबिंग आपका बराबर थैंकफुली मैंने ही किया है। और मैं बहुत फास्ट करता हूँ, मैंने एक एक दिन में एक एक फिल्म की डबिंग की है। तो अभी आपकी जो फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और जो आने वाली फिल्में, तो टोटल कितनी मान के चलें कि अभी आने वाली फिल्में कितनी और रिलीज कितनी होगी? रिलीज 2 हो चुकी हैं, एक फेस्टिवल फिल्म थी तो 3 रिलीज हो चुकी हैं, 3 रिलीज हो चुकी हैं, और 4 ऑलमोस्ट पोस्ट में रेडी हैं, जो अगले महीने से चालू हो जाएगा, उनका एक एक करके आनी शुरू हो जाएंगी आपके सामने। और 5th के लिए मैं जा रहा हूँ शूट पे। 5th के। तो अभी इन फिल्में जो ये आ रही हैं, इसके साथ साथ में अभी OTT प्लेटफॉर्म भी इंडियन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी, और डबिंग के लिए भी, वॉइस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो इसके बारे में बताएंगे कि OTT कितना ज़्यादा एक एडवांस फीचर? OTT इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। OTT ने एक ऐसा मीडियम क्रिएट कर दिया कि जो पहले कहा जाता था स्टार सन या स्टार डॉटर ही हीरो हीरोइन बन सकते हैं, अभी एक नॉर्मल, एक अच्छे एक्टर, नॉर्मल नहीं कहूँगा, एक अच्छे एक्टर के लिए भी एक प्लेटफॉर्म आ गया है, क्योंकि OTT आज की डेट में घर घर पर पहुंच गया है। तो जैसे ये होता था पहले सिर्फ थिएटर होता था, अभी लॉकडाउन, कोरोना, इन सब ने OTT पॉपुलर कर दिया। अब लोग घर में ही फिल्म देखना पसंद करते हैं। पहले क्या था कि जो बड़े एक्टर्स हैं उनकी फिल्म तो देखने सब जाते थे, जो नए एक्टर्स हैं उनकी फिल्म देखने नहीं जाते थे, तो प्रोड्यूसर्स अधिकतर टेंशन में रहते थे, या नया लड़का ले लिया, पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी। वो टेंशन दूर कर दिया OTT ने, एकदम नया रूप दे दिया। क्या हो गया कि नया लड़का ले लिया, पिक्चर चलेगी कि नहीं, पहले ये टेंशन रहता था। अब नए लड़के ने अगर अच्छा परफॉर्म किया और OTT पे पिक्चर आ गई, तो वो नया लड़का चल जाएगा जो आपकी पिक्चर चला देगा। तो आज की डेट में अगर आपने अच्छा टैलेंट ढूंढ लिया और उसके साथ फिल्म बना दी, तो नोन, सेमी नोन या अननोन मैटर नहीं करता। आपकी फिल्म का कंटेंट कैसा बना है, ट्रीटमेंट क्या दिया आपने, और फिल्म किस लेवल की है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, बहुत ही लंबे स्क्रीन प्ले चलते थे। पहले फास्ट कटिंग में बिलीव नहीं करते थे। आज की डेट में ऑडियंस फास्ट कटिंग में आ गई है, स्क्रीन प्ले बहुत क्रिस्प हो गया है। पहले लेंदी हुआ करते थे, एक एक पेज के 2-2 पेज के सीन हुआ करते थे, अब वो सीन्स को छोटा किया गया है। रीज़न बीइंग परफॉर्मेंस बेस्ड रखा गया है। क्रिस्प कटिंग आजकल हो गई ना शुरू। आप देखते होंगे कि एक साथ 2 फिल्में, 2 पिक्चरें या 2 कहानियां एक साथ पैरेलल सिनेमा चल रहा होता है। एक कहानी इधर चल रही है, कहानी एक ही फिल्म के अंदर 2 कहानियां चल रही होती। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द क्रिस्प कटिंग, कि आज की डेट में ऑडियंस का माइंड ऐसा हो गया। पहले क्या था, वो एक ऑरा था, मेरे को बच्चन साहब की फिल्म देखने जाना है, मेरे को शाहरुख साहब की फिल्म देखने जाना है, मेरे को सलमान साहब की फिल्म देखने जाना है। अब क्या है, मुझे अच्छी पिक्चर देखने जाना है। आज की डेट में डायरेक्टर पॉपुलर हो गए। क्यों डायरेक्टर पॉपुलर हुए? क्योंकि उन्होंने अच्छी फिल्म्स बनाई। तो आपको तो डायरेक्टर जो पुराने हैं, जो हमारे काफ़ी फिल्में कर चुके हैं, और जो यंग यूथ के डायरेक्टर जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, दोनों से जब आप बातचीत करते हो तो क्या डिफरेंसेस आपको फील होता है? जो पुराने डायरेक्टर्स हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है। पहली चीज़ है उनका एक्सपीरियंस, और आज के डायरेक्टर्स का जो क्विकनेस। पहले के डायरेक्टर्स क्या थे, एक्सपीरियंस बहुत वास्ट था, उनका कैनवस भी बहुत बड़ा रहता था। वो हर चीज़ को सोच के, समझ के फिर प्लान करते थे।
और उसके बाद इम्प्लीमेंट करते थे। आज के डायरेक्टर्स उतना टाइम नहीं लेते, तो टाइम कंजप्शन में हम लोग कम हो गए। जो यूथ के डायरेक्टर हैं इनकी फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, पहले ऐसा था कि फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं, इक्विपमेंट्स चेंज हो गए हैं, क्योंकि पहले के डायरेक्टर्स का प्रोसेस लंबा क्यों था, क्योंकि उनको लाइट चाहिए, उनको कैमरा का टेम्परेचर चाहिए, उनको लाइट का टेम्परेचर चाहिए, उसके बाद लाइट कितनी आ रही है फेस पे, वो बहुत माइन्यूट डिटेल्स पे जाते थे। वो सालों तक वर्कआउट करके एक फिल्म बनाते थे कि परफेक्ट बनानी। ऐसा भी होता था कि फिल्म पता नहीं चल पाती थी कि बन रही है और कैसा रिजल्ट, हाँ, बिल्कुल सीन नहीं देख पाते थे, वो डायरेक्टर के दिमाग में बन रही होती थी एक्चुअली। ऐसे भी हुए हैं, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया कि आज की डेट में वो टेम्परेचर, लाइट सेटलमेंट, ये वो कैमरा, इतनी टेक्निक्स, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है सर। आज की डेट में कुछ कैमराज ऐसे आ गए जिनको लाइट्स की ज़रूरत ही नहीं होती, तो उन्होंने काम को फास्ट कर दिया। और दूसरी चीज़, अभी जो फिल्म्स हैं बहुत रियलिस्टिक बनने लगी हैं। पहले मुगल आज़म बनती थी, बहुत अच्छी फिल्म है, शोले बनती थी, लार्जर देन द लाइफ फ्रेम होते थे। तो उसमें क्या है कि जब आप पिक्चर देखने जाते थे ना, आप अपने आप को जय इमेजिन करना शुरू करते थे, या अंदाज़ अपना अपना के वो आमिर खान साहब बन जाते थे, या आप सलमान खान साहब बन जाते थे, या देवदास के शाहरुख खान, क्योंकि आपको लार्जर देन लाइफ देखने का शौक था। आपको एक फेरी टेल सुनाई जाती थी, आप वो फेरी टेल जीते थे। अब फेरी टेल नहीं होती, अब ऑडियंस इतना इंटेलिजेंट हो गया, वो रियलिस्टिक पे आ गया। यार मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, ये तो मेरी जिंदगी हो गया, आज की जिंदगी के साथ चल रहा है। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, अब अगर मेरी जिंदगी पे पिक्चर बन गई तो मेरे लिए तो वो फेवरेट पिक्चर है ना, क्योंकि वो मेरी पिक्चर है। और जनरली आज की डेट में सबकी कहानी एक ही है, आधा यूथ पैसे के लिए भाग रहा है, बचा हुआ यूथ लड़की के लिए भाग रहा है। अगर गलत है तो करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, नहीं ऑडियंस है, नहीं आप कोई तीसरा एंगल है आप बता दीजिए, मैं ऐड कर देता हूँ। नहीं ठीक है ना, आधा यूथ पैसे के लिए, आधा यूथ लड़की के लिए। ये दो टॉपिक पे एक यंग लड़के को जो पैसे के लिए भाग रहा है पिक्चर बनाइए, देखिए 100-200 मतलब % जो क्राउड है आपका ना, आधा यूथ होगा जो पैसे के लिए भाग रहा है, और वो बाहर निकल के यही कहेगा ये मेरी कहानी है। तो जो फास्ट फॉरवर्डिंग हुई है इसने OTT प्लेटफॉर्म के लिए आसान कर दिया, नए बच्चों के लिए भी, टेक्नोलॉजी के लिए भी, और नए यूथ के लिए भी। तो इसको कितना आप ये सोचते हो कि इससे कितनी इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी? इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल रही है सर, नए नए एक्टर्स आ रहे हैं और इतने टैलेंटेड एक्टर्स आ रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ऋतिक साहब ने ट्वीट किया था कि OTT ने एक नया प्रोसेस कर दिया है, अब मतलब कि यंग लड़के जो हैं वो भी हम लोगों को, ये सुपरस्टार वाला, स्टारडम वाला जो पीरियड था वो खत्म हो गया शायद, अब ऐसा कुछ उन्होंने ट्वीट किया था। कोई भी नया फेस उसी लेवल पे एज ए स्टार फेस ले सकता है, उसको एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है। टीवी सीरियल हो गया, मॉडलिंग हो गया, और आपकी फिल्में के साथ साथ में हम OTT पे भी उनको उसी तरह देख सकते हैं। आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो ना, कंपटीशन बढ़ गया, आपके पास इतना बड़ा फ्रेम हो गया जिसमें 10 लड़के हैं अलग अलग, और सबकी फिल्में अच्छी हैं। कंपटीशन कितना टफ हो गया। अब आप ऋतिक सर की फिल्म या शाहरुख सर की फिल्म या सलमान सर की फिल्म क्यों देखोगे, जब ये मैं नाम भूल रहा हूँ, 2-3 लोग अभी आए हैं, पंकज जी भी हैं। हाँ, पंकज जी की भी आ रही है, या मनोज वाजपेयी जी की भी फिल्में। नहीं, मनोज वाजपेयी साहब तो बहुत सीनियर एक्टर है सर, उनको आती रही OTT पे, तो उनकी भी OTT पे आ रही है, लेकिन वो सीनियर एक्टर है, मैं ये नहीं कहूँगा, उनसे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, बट ये है कि यंग टैलेंट जो आ रहे हैं, जो यंग, जैसे कोटा फैक्ट्री आई, कोटा फैक्ट्री नेटफ्लिक्स पे है, और कोटा फैक्ट्री में सारे ही यंगस्टर्स हैं, तो आप समझ रहे हैं, यंग यूथ के लिए एक रास्ता। हाँ, तो सारे यंगस्टर्स हैं, सारे न्यू फेसेस हैं, लेकिन आप ये देखिए उनका परफॉर्मेंस क्या है। वो स्क्रिप्ट को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, हाँ कर पा रहे हैं, वो लेवल का सिनेमा है, हाँ है, डायरेक्शन वाइज परफेक्ट है, हाँ है, कैमरा वाइज परफेक्ट है, हाँ है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप 100 करोड़ की पिक्चर बनाएं तभी आप पिक्चर बना रहे हैं। लो बजट से भी हम अपनी चीज़ों को 20 लाख की, 25 लाख की, 30 लाख की फिल्म भी बना के 100 करोड़ वालों को फाइट दे सकते हैं। आज की डेट में वो कंपैरिजन रही नहीं गया है कि आप, मैं अनाउंस करूंगा मैं ऋतिक साहब के साथ कर रहा हूं, मैं ऐश्वर्या राय जी के साथ कर रहा हूं फिल्म, तभी मेरी फिल्म है। आज की डेट में आप चंदू हलवाई के लड़के के साथ भी फिल्म कर सकते हैं, बस वो एक्टर होना चाहिए। वो एक्टर होना चाहिए, और फिल्म के लिए जैसा सोचा जाता है कि मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिले
और मेरी फिल्म सेलेक्ट हो, सब लोग जाने, तो ऐसे कोई बड़ा प्लान आपके माइंड में चल रहा है? सर उसके लिए मेहनत चालू है ना। हेटर्स बोलना ही नहीं शुरू कर रहे हैं ना सर, वो बोल तो दे कि बस हो गया, इसको मिलेगा नहीं। इसको बस मैं वो चाहता हूँ किसी दिन बोल दिया जाए तेरे को मिलेगा नहीं, तू कुछ भी कर ले, अगले दिन अवार्ड अनाउंस है। मैं बता रहा हूँ सच्ची। नहीं, हम तो चाहेंगे कि वो अवार्ड नहीं, मैं तो वेट कर रहा हूँ कोई बोले कि तेरे को मिलेगा नहीं, तो जितनी मेहनत करना कर। अभी आजकल क्या हो गया है ना, अब सबको पता चल गया टोटका शायद तो सब आके क्या कहते हैं, तू बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, बहुत प्यारी पिक्चर बना रहा है, इस साल तो पक्का नॉमिनी तो है ही है। बस मैं ऐसे हो जाता हूँ, नॉमिनी तक तो पहुंचा, बोलो नहीं नॉमिनी बेकार पिक्चर है, नॉमिनेट भी नहीं होगा, देखो फिर। नहीं, इस साल आपकी 4-5 फिल्में हैं। देखा, आप भी अच्छी बात कर रहे हो मुझे अच्छी बात सुननी, मुझे आदत नहीं अच्छी बात सुननी। और OTT के लिए भी आपकी बहुत सारी वेब सीरीज़ का भी प्लान चल रहा है, हम उनको सारी चीज़ों को देखेंगे। और अभी इसी में भी किसी बड़े स्टार के साथ में आपकी बातचीत चल रही है कि किसी फिल्म का ऐसा चल रहा है कि आप कोई रोल लेके आए? मैं 2 फिल्में मेरी चल रही हैं जो मेरी प्रोडक्शन हाउस के साथ हैं और अच्छे लेवल की फिल्म्स हैं, बट मैं दोनों एक्टर्स के नाम रिवील नहीं करूंगा। पर्सनली कैमरा ऑफ हो गया तो हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो सौरभ, एज ए हीरो हो आप, बिल्कुल चॉकलेटी हो, हैंडसम हो। नहीं, दाढ़ी बड़ी भी है सर। तो क्या मेरी मम्मी से पूछिए, सुबह से रेजर लेके घूम रही है। अच्छा, तो क्या आपको अगर ऐसा भी किसी ने ऑफर करा कि हम नेगेटिव करेंगे, या आपके मन में ऐसा है कि मुझे अगर नेगेटिव रोल मिलता है तो मैं उसको काफ़ी अच्छे से निभाऊंगा? सर मेरे को कोई भी रोल मिलेगा मैं अच्छे से करूंगा। फिर भी नेगेटिव के बारे में रोल करने में मैं हर तरीके का रोल करने के लिए रेडी हूँ। आई एम ओपन टू प्ले ऑल द कैरेक्टर्स दैट आई गेट, जस्ट दैट कि इट शुड बी अ गुड स्क्रिप्ट एंड टेक्निकल टीम शुड बी साउंड, क्योंकि आजकल एक्टिंग से ज़्यादा टेक्निकल टीम पे चला गया है। आप सुभान अल्लाह परफॉर्मेंस दे दो, कैमरे वाले ने कैप्चर ही नहीं किया, कौन देखने वाला आपका परफॉर्मेंस? आज की डेट में ना कार्ड पे हो गया, पहले नेगेटिव एक्सपोज हो जाते थे, आज की डेट में एक नया टर्म है सर, वो कार्ड करप्ट हो गया। ये टेक्नोलॉजी जो परफॉर्मेंस करने कार्ड करप्ट हो गया, से कार्ड में कन्वर्ट हो गया। नहीं है तो सौरभ, हम तो आपको शुभकामनाएं देंगे हम कि जल्दी से जल्दी फिर हम एक बार फिर आपसे मिले, और इतनी अच्छी वार्तालाप रही आपसे, नए यूथ के लिए इतना सारा सीखने को मिला है। हमने भी बहुत सारी नई बातें आपसे एक्सपीरियंस शेयर करी है। मैंने आपको नहीं, अरे सर आप मेरे को सिखाओ, मैं आपको सिखाऊंगा। नहीं, ये सर देखिए फैक्ट बता रहा हूँ, सबसे पहली बार काम मांगने इन्हीं के पास गया था। ये बोल दो झूठ है तो नहीं, ये बोल दो झूठ है तो नहीं, मैं ये नहीं हो सकता है। ये सौरभ का प्यार है, और हम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के साथ में आपको देखते हैं। हम चाहते हैं कि भारत का एक आप सदा एज ए हीरो बने रहें, सदा जब तक आप लाइफ में रहे काम करते रहे, और लोग बागों के लिए ऐसी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते रहे। नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ सॉरी अगर कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया, बट मैं ये चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोग आते रहते हैं, शूट पे भी आते हैं और शूट के बाद भी मिलते हैं, लड़के मिलते हैं, जिम में मिल जाते हैं कभी कभी लड़के या लड़कियाँ मिलती हैं, और उनका एक परसेप्शन बन गया है, वो परसेप्शन को तोड़ना भी नहीं चाहते, वो रियलिटी में जी नहीं रहे। मॉडलिंग एक्टिंग फील्ड को तो ऐसे समझ लिया जैसे बच्चों का खेल है। मतलब कोई भी उठ के आएगा, मेरे बाप के पास बहुत पैसे हैं, मैं हीरो बन जाऊंगा। नहीं बॉस, नहीं बन पाओगे। कुमार गौरव साहब आज तक लाइव एग्जांपल हैं, राहुल रॉय साहब आज तक लाइव एग्जांपल हैं। बड़े नाम हैं, सॉरी, लेकिन बहुत अच्छे हैं, उनकी मूवीज़ भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन आज तक वो बड़े नाम नहीं बन पाए। डेडिकेशन के साथ में काम करते रहे, अपना हार्ड वर्क देते रहे। लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, उनको ये लगता है बहुत ईजी है। ईजी कुछ भी नहीं है, ईजी एक्टिंग कभी भी नहीं है सर। जब भी परफॉर्मेंस देने आप जाते हैं, कैमरा ऑन होता है कैमरा ऑन होता है, वहाँ पे आप एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अगर उस कैरेक्टर को आपने जस्टिफाई नहीं किया, वो कैमरा आपको कैप्चर नहीं करेगा। बिल्कुल। लोग पता नहीं किसी ने कह दिया है कि शायद एडिट पे बहुत अच्छी एक्टिंग हो जाती है। एडिट पे एक्टिंग होगी कैसे अच्छी जब तक एडिट पे कुछ जाएगा नहीं। हाँ। कुछ है ही नहीं तो फिर एडिट क्या करेंगे हम। मैंने कहा ना, फिर क्या होता है कि एक शॉट आपका लगता है, एक क्राउड का लगता है। बचाने के लिए कभी कभी होता है कि एक शॉट आपका लगता है, 10 क्राउड के लगते हैं तो आप दिखते ही नहीं हो, आप ही का परफॉर्मेंस चल रहा होता है।
मैं बहुत से सीन्स हैं, बहुत, मैं अब तो मतलब ऐसा कुछ दिमाग हो गया है शायद, ये इतना ग्रूमिंग हो गया है कि अब पिक्चर चलती है तो मैं, मेरे साथ कोई पिक्चर देखना पसंद नहीं करता। मेरे घर वाले तो बिल्कुल नहीं देखना पसंद। नहीं 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 सर, मेरे को ना वो एनजी शॉट्स दिख रहे होते हैं। मैं, अरे ये देखो एडिट, ये कट पॉइंट, ये गलत किया, ये लॉन्ग शॉट ले लिया क्योंकि शायद क्लोज में डायलॉग नहीं बोल पाया। ये ऐसा भी होता है कि टेक्नोलॉजी जो नॉलेज है फिल्म की उसके हिसाब से भी हो जाता है कि काफ़ी उसको नॉलेज रहती है तो फ्रेम सामने आते जाते हैं। फ्रेम मेरे सामने चल रहा होता है, मैं पिक्चर की एंडिंग पिक्चर की स्टार्ट में बता देता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूंगा ये कटिंग पॉइंट क्यों डाला है और ये कटिंग पॉइंट क्यों है। अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई, हम लोग गए तो वहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, सब कुछ परफेक्ट था। फिर एक एक्शन सीन आया, बहुत लाउड सीन था एक्शन, चिल्ला चिल्ला के डायलॉग बोले गए, लेकिन सब लॉन्ग में था। तो बाजू में जो बैठे थे कह रहे ये लॉन्ग में क्यों लिया, इतना अच्छा एग्रेसिव, क्योंकि डबिंग में कर दिया। मैं कहा एक्चुअल में क्लोज इसलिए नहीं गए क्योंकि वो जिस लेवल का डायलॉग डिलीवरी आ रहा है डबिंग में वो रियलिटी में नहीं आया है। टेक्निकलिटी बात है। तो उन्होंने इतना लॉन्ग शॉट लिया है, ग्रैंड कैनवस दिख रहा है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसे खेली जाती हैं पिक्चरों में बचाने के लिए पिक्चर को, परफॉर्मेंस को एग्जैजुरेट। जैसे आपने कहा डबिंग से क्या होता है, डबिंग से ये होता है। तो सौरभ अपनी यूथ के लिए और जो भी आपको देख रहा है इस चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि उनको थैंक यू बोले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लर्न करे और आपको भी शुभकामनाएं मिलती रहे अवार्ड के लिए। नहीं, मैं सबको थैंक यू बोलूँगा ये पॉडकास्ट देखने के लिए। और देखिए मैंने बहुत कुछ एंटी बोला, मैं एंटी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये इतना एंटी बोलने का तरीका था सिर्फ आपको मोटिवेट करने का, मोटिवेट ये करने का कि शॉर्टकट मत ढूंढो यार, शॉर्टकट कहीं नहीं ले जाएगा। जहाँ से शुरू कर रहे हो वहीं पे आके गिरे हुए पड़े होगे। बेटर है कि लंबा प्रोसेस रखो लेकिन सीखो तरीके से। जहाँ बैठो, अगर सर से मिलो या किसी से भी मिलो, उनसे सीखने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर जो सेट पे कैमरामैन भी है ना, अगर कैमरामैन भी आपसे बात कर रहा है ना, तो वो आपको कैमरा के माइन्यूट डिटेल्स बता देगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मेरे पास काफ़ी यूथ आते हैं जो कहते हैं हमको एक्टिंग करना है और सीखना भी चाहते हैं, टैलेंटेड हैं बच्चे। मैं उनसे एक्टिंग नहीं कराता सर। मैं जो अपने प्रोडक्शन हाउस से मूवी कर रहा हूँ, मैं अभी 4 मूवी रेडी, चौथी पे जा रहा हूँ, 3 मूवी रेडी की है। तीनों में जो यूथ है, जितने मेरे एडीज़ हैं, सब हैं, सब एक्टर बनने हैं, सब एक्टर बनने के लिए आए हैं। कुछ ने बैरी जॉन से किया है, कुछ ने थिएटर कर रखा है, कुछ यहीं दिल्ली से थिएटर करके, कुछ चंडीगढ़ से थिएटर करके आए। एंड ट्रस्ट मी, जब मेरी लाइन्स आती है ना तो मैं उन सबसे परफॉर्म भी करवाता हूँ, चलो परफॉर्म करो, बिकॉज आई लव टू लर्न, टीच देम कि भाई कर लो, क्योंकि कोई उनको लाइन्स देगा नहीं। उनको लाइन्स करने का मौका मिल रहा है, उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ। वहीं पे मैं करेक्ट भी कर देता हूँ कि भाई ये लाइन ऐसे नहीं करनी है। लेकिन क्या है कि एक एक्सपोजर मिल रहा है। अभी यूथ क्या है, मैं एडी नहीं बनूंगा, मैं सेट पे जाऊंगा तो हीरो बन के जाऊंगा। क्यों जाओगे बॉस? हु आर यू? हु आर यू? अगर आप किसी के पैसे पे रिलाई कर रहे हो कि आई एम अ हीरो, सॉरी यू आर नॉट। फिर तो पैसा हीरो है, आप नहीं। आप हीरो बनो, उसके लिए सेट पे जाओ, अगर झाड़ू लगानी पड़े झाड़ू भी लगाओ, वहां पे भी सीख लोगे। पहले सीख लो, क्योंकि अगर कोई चीज़ यूं मिल जाती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। जैसे आप घर में साइकिल चाहिए, पहली साइकिल, आपको रात को मन किया साइकिल चाहिए और सुबह आपने पापा से कहा पापा साइकिल चाहिए और साइकिल आ गई, वो साइकिल 1 महीना नहीं चलती। चलती है नहीं, उसके जब तक तुम सब कहना कान खींच ना दो, चलती है। पूरी टीम बैठी हुई, वो साइकिल चलती है। अगर रात को सोचा सुबह साइकिल मिल गई, 1 महीने में खत्म है साइकिल। और उसी साइकिल के लिए 6 महीने पापड़ बेले कि मैं एग्जाम में मार्क्स लाऊंगा, मैं ये करूंगा, 10 चीजें दी जाती हैं। वो सारे चैलेंज पार किए और उसके बाद साइकिल आई, वो ड्रीम साइकिल हो गई। वो ड्रीम साइकिल हो गई। ये तो एक साइकिल का केस है, ये तो आपका करियर है। करियर है, परफेक्ट, एग्री। ये तो करियर है।
इसको कैसे सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा और मैं यूं बन के निकल आऊंगा? जेरोक्स कॉपी थोड़ी ना हो रही है कि मशीन में डाला और ये कॉपी निकला। उसको उतनी ही सीरियसली के साथ में काम कर। वो सीरियसनेस है ही नहीं ना सर। अगर सीरियसनेस है देन प्लीज मीट हिम, मीट द एंटायर टीम। अगर मेरे से मिल पाए तो मेरे से मिल लीजिएगा, आई विल डेफिनेटली गाइड यू गाइस। बट दिस इज व्हाट द थिंग इज कि हार्ड वर्क करना है और सीखना है और सेट पे ज़रूर जाना है, चाहे किसी का भी सेट है, चाहे 100 रुपये की जॉब हो, चाहे 500 रुपये की जॉब हो, चाहे फ्री की हो, सेट पे जाके खड़े रहना है, तभी सीख पाओगे।